हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 रेस्पिरेशन यानी श्वसन के पार्ट 3 वीडियो। तो इस पार्ट 3 वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एटीपी का मुख्य कार्य क्या होता है। इससे पहले ऑब्जेक्टिव एक था ना जी, ये ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं पहले। एटीपी का मुख्य कार्य क्या है? तो एटीपी का मुख्य कार्य क्या है बाबू? भोजन का पचाना नहीं, ये तो एसिड का काम है, मुख गुहा से शुरू हो जाता है पचना, भोजन 2-3 घंटा में पच जाता है। रक्त का बनाना नहीं, रक्त तो भाई अपना अलग काम करता है, इसका जो है ना लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसको याद रखिएगा। ऑक्सीजन का बनाना नहीं, ये तो ऑक्सीजन हम लोग का ये पेड़ पौधा बनाता है। कौन बनाता है जी? ऑक्सीजन पेड़ पौधा बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। उसके बाद ऊर्जा का संग्रहण स्थानांतरण करना, हाँ ये बिल्कुल सही है, बी विल बी करेक्ट आंसर। ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, पहले तो संग्रह करता है ना जी। पहले एटीपी के रूप में एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन भी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में क्या करता है बाबू? यह ऊर्जा का ये संरक्षण करता है, यानी संचित करता है, या संग्रह करता है, या कलेक्ट करता है। उसके बाद स्थानांतरण करता है, जितने भी हमारा शरीर में जैविक क्रिया होती है उसको धीरे धीरे ऊर्जा देता है, ठीक है ना, उसी को स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो एटीपी में संरक्षित रहता है और जहाँ जहाँ ऊर्जा का ज़रूरत पड़ता है हमारे शरीर में वहाँ वहाँ जाता है, तो वह स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है ना। तो एटीपी का मुख्य कार्य क्या है? तो एटीपी का मुख्य कार्य ऊर्जा को संचित करना है। किसको संचित करना है? ऊर्जा को। और ऊर्जा कब बनता है? याद रखिएगा, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने के बाद ये एटीपी जो है ना विखंडित होता है। क्या होता है बाबू? विखंडित होता है, और वहीं से ऊर्जा का निर्माण होता है, समझ रहे हो ना। और वहीं से ऊर्जा का निर्माण होकर आपको पूरे शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो ऊर्जा का निर्माण होता है ना एटीपी के माध्यम से, वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, समझ रहे हो ना, वायवीय श्वसन का। लेकिन वही अवायवीय श्वसन का कहे तो साइटोप्लाज्मा, याद रखिएगा, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। चलिए, तो संचित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर कोशिकाओं को उपलब्ध कराना। हमारे शरीर में कहीं भी कट फट गया तो उसको ऊर्जा की अगर ज़रूरत है तो वह एटीपी ही क्या करता है? उपलब्ध कराता है ऊर्जा को। इससे मांसपेशियों का कार्य, कोशिका विभाजन, पाचन, सक्रिय परिवहन तथा अन्य जैविक क्रिया संपन्न होती है। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं होती है, वह सारा कार्य जो है ना आपका एटीपी ही करता है, क्योंकि ऊर्जा उसी से जो है ना विखंडित होकर बनता है जब सांस लेते हैं हम लोग, समझ रहे हो ना। अब देखिए, एटीपी का निर्माण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? यहाँ पे पूछ रहा है क्या बाबू? कोशिकांग। केंद्रक में नहीं होता है, राइबोसोम में नहीं होता है, राइबोसोम में तो आपको प्रोटीन का निर्माण होता है, गोल्जी बॉडी में भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसी को ऊर्जा गृह कहता था, ऊर्जा गृह कहा जाता है, समझ रहे हो ना। एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह या एनर्जी पावर हाउस भी कह सकते हैं, सेल ऑफ पावर हाउस। मतलब कोशिका का जो है ना ऊर्जा गृह चाहे शक्ति गृह कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हमारे कोशिका में जगह 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 मतलब जितने कोशिका ना सब तरफ ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और उसमें एटीपी का जो है ना ये ऊर्जा विखंडन होता है। आगे देखते हैं, एटीपी में ऊर्जा कहाँ संचित होती है? एटीपी में ऊर्जा कहाँ संचित होती है? देखो यहाँ पे कहाँ लिख रहा है ना, इसको लिखना चाहिए। चलो ये भी ठीक है मिला जुला के। शर्करा में ये भी नहीं होगा, जल में ये भी नहीं होगा, प्रोटीन में ये भी नहीं होगा। उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बंध। अब देखो फॉस्फेट बंधों में, इसका मतलब होता है, आप लोग फॉस्फेट पढ़े होंगे जिसका परमाणु संकेत पी होता है। फॉस्फेट का ये संकेत क्या होता है? पी होता है। अब देखिए, ये जो फॉस्फेट होता है ना एटीपी में 3 आबंध में होता है। एटीपी में कितने आबंध में होता है? 3 आबंध में होता है, समझ रहे हो। लेकिन जब ऑक्सीजन मिलता है ना तो एक आबंध हट जाता है, तो यह बन जाता है एडीपी। तो इसमें 2 आबंध मात्र बनता है। कितने आबंध? 2 आबंध। और एक जो आबंध निकला है ना वह ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में कहीं ना कहीं मिल गया है जा करके।
चलिए एटीपी में ऊर्जा कहाँ संचित होती है? तो एटीपी में ऊर्जा जो है ना फॉस्फेट बंधों में क्या होती है? संचित होती है। इन बंधों के टूटने पर ऊर्जा मुक्त होती है। समझ रहे हो ना? जब एटीपी में कितने बंध था? एटीपी में 3 बंध था। जब यह बंध टूटती है तो 2 बंध बच जाती है, तो इसको कहते हैं एडीपी, कहते हैं ना एडीपी। और एक बंध जो निकला है, 3 था ना पहले और 2 हो गया बाद में, पहले 3 था अब 2 हो गया यहाँ पे, तो ये जो एक निकली है ना वह ऊर्जा के रूप में निकली है। समझ रहे हो ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। एटीपी से ऊर्जा कब मुक्त होती है? देखिए एटीपी से ऊर्जा कब मुक्त होगी? जब इसमें एक फॉस्फेट समूह अलग होता है। ये भी सही है जहाँ तक देखा जाए तो। जब इसमें जल उपलब्ध होता है, ये नहीं होगा। जब ग्लूकोज बनता है, ये भी नहीं होगा। जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, बात सही है। देखिए इसमें बात ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन पहले क्रिया ये होगा तब ये होता है ना? तो कब मुक्त होती है? जब ऑक्सीजन जुड़ती है तब एक फॉस्फेट समूह क्या होता है? अलग होती है। तो पहले ऑक्सीजन जुड़ेगा तब ना एक फॉस्फेट समूह अलग होगा, तो वो एडीपी में बदलेगा। समझ रहे हो ना? तो ऑक्सीजन जैसे जुड़ता है तो एटीपी का क्या होता है? विखंडन होता है। अब विखंडन से ही, एटीपी के विखंडन से ही ऊर्जा का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए अब देखिए आगे कह रहा है एटीपी से ऊर्जा कैसे मुक्त होती है? एटीपी के अंतिम फॉस्फेट समूह अलग हो जाते हैं, है ना? तब एटीपी एडीपी में बदल गया। ये बात मैंने बताया ना, एडीपी में बदल गया और ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग कोशिका अपने विभिन्न कार्यों के लिए करती है। सॉरी, विभिन्न कार्यों के लिए करती है। क्लियर? अब देखिए कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना? सॉरी, ये शक्ति का जो ना सेल का शक्ति कौन है? एटीपी है। लेकिन ऊर्जा गृह का है ना, गृह माने घर। अगर गृह की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर शक्ति की बात करें तो एटीपी। मतलब ऊर्जा का बात करें कि सेल का ऊर्जा, सेल मतलब कोशिका, तो कोशिका का ऊर्जा कौन है? एटीपी। लेकिन कोशिका का ऊर्जा का गृह कौन है? जहाँ पे रहता है ऊर्जा एटीपी के रूप में, तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में किस जैविक क्रिया के लिए एटीपी आवश्यक है? तो किस जैविक क्रिया के लिए बाबू? मांसपेशियों में संकुचन, कोशिका विभाजन, सक्रिय परिवहन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। क्या हो जाएगा बाबू? उपयुक्त सभी। मांसपेशियों में संकुचन चाहिए तो उसमें भी आपको ऊर्जा का ज़रूरत है। कोशिका का विभाजन चाहिए, उसमें भी ऊर्जा का ज़रूरत है। सक्रिय परिवहन चाहिए तो उसमें भी ऊर्जा का ज़रूरत है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है? एटीपी में किन जैविक कार्यों में उपयोगी होती है? तो एटीपी का उपयोग मांसपेशियों का संकुचन, कोशिका का विभाजन, सक्रिय परिवहन, प्रोटीन संश्लेषण और तंत्रिका आवेगों का संचालन, वृद्धि तथा शरीर की अन्य सभी ऊर्जा आवश्यक क्रियाओं के लिए होती है। समझ रहे हो ना? तो ये सारी बातें होगी, इसलिए यहाँ पे डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोशिका में एटीपी का निर्माण बंद हो जाए तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? केवल त्वचा पर पड़ेगा कि केवल बालों पर पड़ेगा कि केवल हड्डियों पर पड़ेगा कि कोशिका की सभी ऊर्जा आवश्यक क्रियाओं पर? तो सभी पे पड़ेगा, सभी पे पड़ेगा। जहाँ भी कोशिका के लिए ऊर्जा चाहिए, जो भी क्रियाएं ऊर्जा से होती है उस सब पे पड़ेगा। समझ रहे हो ना? यदि कोशिका में एटीपी का निर्माण बंद हो जाए तो क्या होगा? 2 नंबर से पूछ देगा तो क्या करोगे आप? तो देखो यदि एटीपी में ऊर्जा का निर्माण बंद हो जाता है ना तो कोशिका को ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? सभी जितने भी शरीर में आवश्यक जैविक क्रिया होती है ना धीरे धीरे रुक जाएगी और अंततः हमारा कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी, यानी मर जाएगी। जब कोशिका मर जाएगी तो हम जो है हम लोग एक सूखा आदमी हो जाएंगे। जैसे एक पेड़ पौधा सूख जाता है ना तो उसका कोनो वैल्यू नहीं है, उसी प्रकार हम लोग हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी क्रियाएं हैं ना
अगर कुछ ये ऊर्जा का बात करा जाए तो मांसपेशिया में संकुचन, विभाजन, सक्रिय परिवहन, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का चलन, वृद्धि, ये सारा चीज़ जो है ना एक ऊर्जा के द्वारा ही होता है। ये नहीं होगा तो आपके शरीर में ये सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगा, तो इसका होना जरूरी है। मानव श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य बताइए। श्वसन तंत्र के रूप में हमारा कौन है? फेफड़ा है। और फेफड़ा का जो है ना कितना भाग होता है? 2 भाग होता है। इसमें जो है ना 2 खंड होते हैं और इसमें 3 खंड होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। फेफड़ा कै गो? 2 गो। लेकिन ये जो दाएं वाले फेफड़े होते हैं, ये वाला, इस दाएं वाले फेफड़े में कितना खंड होता है? 2 खंड। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बाएं वाले फेफड़े में जहाँ दिल नहीं, हम लोग का बाएं, दिल किधर है जी हम लोग का? बाएं दाएं, ये बायां हो गया ना, ये दायां हो गया, सॉरी गलत बता रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ये दाएं हो गया और ये बाएं। दिल किधर है? इधर ना है, दाएं ओरी दिल होता है। तो दाएं ओरी दिल होता है, दाएं ओरी दिल होता है। इधर घूमो तो जी, नहीं सही तो बता रहे थे। ये आपका बाएं हुआ ना, ये आपका दाएं हुआ। अगर फिगर में दिखा जाए तो ऐसे तो हम बैठे हुए हैं तो हमारा बायां ई हो गया, दायां ई हो गया, लेकिन फिगर में जाइएगा तो जस्ट उल्टा इसका हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा। तो जिधर दिल होगा ना उधर 2 गो कोष्ठक होता है, ठीक है। जिधर दिल होगा उधर 2 गो होता है खंड, और जिधर दिल नहीं होता है उधर 3 गो खंड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फेफड़ा के कितने भाग? 2 भाग। लेकिन दिल वाले जिधर भाग होता है ना, यानी इधर बायां साइड, उधर 2 गो खंड होता है, और जिधर दिल वाला भाग नहीं होता है यानी दायां साइड, उधर 3 गो खंड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक जो है ना ऊपरी भाग होता है जिसको अधो कहते हैं, एक मध्यम भाग होता है, एक जो है ना निचली भाग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया कि श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है। तो गैसों का आदान प्रदान करना, गैस का लेना देना, ये सब नाक के द्वारा होता है, लेकिन कराता कौन है? आपका ये श्वसन तंत्र, फेफड़ा ही कराता है। मानव श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? जो हमने बताया कि ये जो है ना ऑक्सीजन का लेन देन करता है। जैसे देखो यहाँ पे मुख्य कार्य शरीर के ऑक्सीजन पहुँचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इसी प्रक्रिया को गैसों का आदान प्रदान कहते हैं, ठीक है ना जी। श्वसन तंत्र का प्रथम अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का प्रथम अंग कौन है? प्रथम अंग है ये ना है जी, नाक। श्वसन तंत्र का नाक ही प्रथम अंग है, पहला नाक है। उसके बाद जो है ना आपका श्वास नली, बुरकाई और फेफड़ा है, समझ रहे हो ना। पहला ये है, इसके बाद ये, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। तो पहला ये, प्रथम तो पहला ये नासिका, नाक के द्वारा ही पहले जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम। तो देखो नासिका पहले नंबर पे है, 2 नंबर पे ग्रसनी है ना, 3 नंबर पे स्वर यंत्र है, 4 नंबर पे श्वास नली है, 5 नंबर पे बुरकाई है, 6 नंबर पे फेफड़ा है, और 7 नंबर पे एल्वियोलाई, मतलब इसको कहते हैं बाबू वायु कोश। और वायु कोश 2 तरह से देखने को, एगो ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा और एगो आपको ऐसे ऐसे जर की तरह देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। वायु कोश ऐसे ऐसे ऐठा के जो है ना अंडा की तरह रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ये देख लिए हैं, और ये आपका प्रश्न के हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको 5 नंबर बनाने में आसानी होगा। 49 नंबर में कह रहा है नासिका का मुख्य कार्य क्या है? नासिका मतलब नाक, नोज जिसको बोलते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त बनाना? क्या नहीं। भोजन पचाना? नहीं, वो तो पेट का काम है। एटीपी बनाना? नहीं। तो वायु को छानना और गर्म एवं नम बनाना। वायु का ये नाक जो है ना, इसमें देखिएगा छोटा छोटा रोम होता है, छोटा छोटा क्या होता है? रोम होता है। वही जो है ना सांस जब लेते हैं तो जो भी दुर्गंध, गंध है, मतलब कहे तो अणु वगैरह जितना भी गर्दा उर्दा जाता है अंदर, तो वही जो है ना रुकता है। और वही रुकता है ना तो वहाँ पे देखना नकटी बन जाता है ना, तो उसी को हम लोग निकालते हैं हाथ से। तो यही चीज़ कह रहा है। नासिका का कार्य क्या है? तो यह वायु को छानती है, उसे गर्म एवं नरम बनाती है,
है ना, नम जिसको कहते हैं। धुआं धूल से सूक्ष्म जीव से शरीर को अंदर जाने से काफ़ी हद तक मदद करती है। कौन? नाक। आगे देखिए ग्रसनी जिसको फेरिक्स कहते हैं। एगो क्या होता है लिरिक्स, एक होता है फेरिक्स। तो ग्रसनी जो है ना, ग्रसनी मतलब याद रखिएगा गला, ग्रसनी मतलब कच्ची गला, है ना। तो ये जो ग्रसनी होता है ना, ये नासिका एवं श्वास नली वाला जो क्षेत्र होता है वही कहलाता है। नासिका एवं श्वास नली वाला जो क्षेत्र होता है वह आपका ग्रसनी कहलाता है। देखिए ग्रसनी क्या है, इसका कार्य। ग्रसनी गले का वह भाग है जो नासिका मुख स्वर तंत्र को जोड़ता है। ये देखो नाक, स्वर तंत्र और गला को जोड़ता है। ये आपका तो मुंह हो गया। एक मिनट हम चित्र दूसरा बनाते हैं। मान लो ये नाक का छिद्र है और ये आपका मुंह का छिद्र है, और ये जो दोनों को जोड़ रहा है ये वाला गला से, तो यही वाला आपका क्या कहला जाएगा, तो ग्रसनी कहला जाएगा। यानी गला जिसको कहते हैं, गलवे लंगनू हे लंगनू जोड़ता है अंदरवा से, देखिएगा तो ठीक है। स्वर यंत्र मतलब जिसे आवाज़ उत्पन्न होता है। तो स्वर यंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त बनाना नहीं, भोजन पचाना नहीं, ऑक्सीजन बनाना नहीं, ध्वनि उत्पन्न करना यानी आवाज़ उत्पन्न करना, है ना। आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में KTM 2 पढ़े हैं ना, कंठ तालु मूर्धा ये सब। स्वर यंत्र लिरिक्स जिसको बोलते हैं लैरिक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो स्वर यंत्र का मुख्य कार्य क्या है बाबू? तो इसका मुख्य कार्य है कि ध्वनि उत्पन्न करना, और इसका दूसरा नाम वॉइस बॉक्स भी है। वॉइस मतलब होता है आवाज़, बॉक्स माने डब्बा, आवाज़ का डब्बा भी कहते हैं किसको? तो स्वर यंत्र को, है ना। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सब 7 को स्वर सुर होता है, यहीं से निकलता है। श्वास नली ट्रैकिया जिसको कहते हैं कि भीतरी सतह पर क्या पाया जाता है? तो सिलिया पाया जाता है और श्लेष्मा पाया जाता है। सिलिया और श्लेष्मा के कारण ही वह नरम होता है। ट्रैकिया का मतलब ऐसे ऐसे जो होता है ना, ऐसे ऐसे पाइप की तरह छुरीनुमा, उसी को ट्रैकिया कहते हैं। समझ रहे हो ना, उसी को ट्रैकिया कहते हैं, याद रखिएगा। ब्रोकाई क्या है? तो श्वास नली के जो नीचे वाला 2 भाग बंट जाती है उन्हें ब्रोकाई कहते हैं। ब्रोकाई 2 फेफड़े में और दूसरा बाएं, क्या कह रहा है जी, बुरकाई एक दाएं फेफड़े में और दूसरा बाएं फेफड़े में जाती है। कहने का मतलब ये जो बंट रहा है ना, ये वाला भाग, इसी को ब्रोकाई कहते हैं। ये बंट रहा है ना, मान लो ये आपका ट्रैकिया है ऐसा चुरीनुमा, और ट्रैकिया के बाद जो 2 भाग बंटता हुआ दिख रहा है तो यही ब्रोकाई है ना। एक दाएं वाला ब्रोकाई, एगो बाएं वाला ब्रोकाई। तो एगो दाएं वाला, एक बाएं वाला। देखो यहाँ पे जहाँ दिल होता है यहीं पे दिल होता है, तो दिल होगा ना जिधर, उधर 2 गो खंड होता है, याद रखिएगा। और जहाँ दिल नहीं है उधर 3 गो खंड है। देखो 1 गो खंड, 2 गो खंड, और एगो है 3 गो खंड। तो दायां, दायां हमारा है ना था, दायां दायां दायां, सॉरी दायां ही, दायां ये था, बायां ये था, है ना। दायां ये, बायां ये। तो दायां ओरी जो है ना दिल नहीं होता है, बायां ओरी होता है। ये हमारा बायां है, तो इधर मेरा दिल होगा, है ना। चलिए, तो स्वर यंत्र यानी लिरिक्स जो है ना का मुख्य कार्य क्या है? तो यह वॉइस बॉक्स है, ये तो हमने पढ़ा अभी, इसको हटाओ। श्वास नली के 2 भागों को विभाजित होकर क्या बनाती है? श्वास नली के जो 2 गो भाग को विभाजित हो जाता है तो वह बुरकाई होता है, जो अभी पढ़े हैं ये वाला, ठीक है ना। इसमें जो है ना आपको ऐसे ऐसे दिखेगा, इसमें जो है ना ऐसे दिखेगा, ठीक है ना जी। चलो, तो ये वी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रोकाई क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कि 2 भागों में बंट जाता है, एक दाएं भाग, एक बाएं भाग में। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो देखो वायु कोष्ठ में होता है, जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। जैसे इस तरह से हमने बताया था ना, फेफड़े में ये आपका ब्रोकाई हो गया, ये वायु कोष्ठ हो गया, ये वाला, ठीक है ना। चलो, ये आपका फेफड़ा, ठीक है। तो वी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे एल्वियोलाई यानी वायु कोश क्या है, इनका कार्य क्या है? तो देखिए ये जो है ना फेफड़े में छोटे छोटे वायु कोश होते हैं, और यहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वास्तविक आदान प्रदान होता है। समझ रहे हो ना? हाँ, इसका कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन और
कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना आदान प्रदान करना। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2, पहला और ये दूसरा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इधर साइड में कितना खंड? 3 खंड। इधर साइड में कितना खंड? तो 2 खंड। देखो ना यहाँ निशान दिया होगा, 1 खंड, 2 खंड, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, ये पहला खंड, ये दूसरा खंड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के कितने फेफड़े होते हैं? मनुष्य के कितने फेफड़े होते हैं? तो मनुष्य के जो है ना फेफड़े 2 होते हैं, हमने बताया। खंड कितने होते हैं? तो 5 गो खंड होते हैं, 2 गो इधर, 3 गो उधर। दिल के ओरी 2 गो और बिना दिल के ओरी 3 गो, क्योंकि दिल को भी तो उधर स्टॉक करना है। तो दायां साइड, एक दायां साइड, एक बायां साइड। तो दायां साइड में जो है ना 3 खंड और बायां साइड में जो है ना 2 खंड। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। दायां फेफड़ा सामान्यतः कितने खंडों में विभाजित होता है? दायां फेफड़ा, दायां मतलब जहाँ दिल ना हो, अब बायां मतलब जहाँ दिल हो। तो जहाँ बायां होगा, कच्ची कह रहा है जी, 1 मिनट रुको। तो दायां और बायां, तो दायां साइड, बायां साइड। तब बायां साइड में ही ना दिल होता है जी, तो उधर 2 गो होगा। तो दाहिना साइड में 3 गो होना चाहिए, है ना जी। देखो तो जी क्या कह रहा है, दायां साइड। यहाँ पे क्या कर रहा है, दायां दायां किधर है? दायां दायां दायां, 3 गो, 3 गो, सही तो बोल रहे हैं, 3 गो। 3 गो किधर है जी? 3 गो यहाँ पे है। 3 गो आवश्यक होती है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। दायां और बायां फेफड़ा एक दूसरे से कैसे भिन्न है? देखिए दायां और बायां फेफड़ा एक दूसरे से भिन्न है कि जो दायां वाला होता है बड़ा आकार में होता है, 3 खंड होता है और भारी वजन होता है। और वही बायां वाला को देख लिया जाए तो छोटा आकार होता है, 2 खंड होता है और हृदय खाँच होता है, मतलब ये दिल होता है, उसमें खाँच होता है, इसमें खाँच नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। दायां फेफड़ा सामान्यतः कितने खंडों में विभाजित होता है? दायां मतलब अभी हमने जस्ट पढ़ा 3 होता है दायां, और बायां जो है ना 2 होता है। तो यहाँ दायां पूछ रहा है ना, दायां पूछ रहा है। दायां मतलब समझ रहे हो ना, दाहिना। दायां मतलब क्या? दाहिना, जिसको हम लोग राइट कहते हैं। अब बायां मतलब लेफ्ट, समझ रहे हो ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दाहिना में दिल नहीं होता है, बायां में दिल होता है ना। इसलिए कहा जाता है बायां हाथ कमज़ोर होता है ना, तो इसलिए दिल भी कमज़ोर होता है, इसे याद रखिएगा। 57 कह रहा है कि फेफड़ों के सभी मुख्य कार्य क्या है? तो फेफड़ा के सभी मुख्य कार्य क्या हो सकता है कि गैसों का विनिमय, मतलब लेन देन करना, रक्त का पीएच मान का नियंत्रित करना यानी नियमन करना, है ना। उसके बाद शरीर की रक्षा करना, और वे ध्वनि उत्पादन और रक्त छानने में भी भूमिका निभा देती है थोड़ा मोड़ा, लेकिन मेनली जो कार्य होता है ना वह गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे देखते हैं। वायु कोश यानी एल्वियोलाई की द्वारें पतली होने का मुख्य कारण क्या है? तो पतली होने का मुख्य कारण क्या है? भोजन संग्रहण नहीं, रक्त बनाना भी नहीं, ध्वनि उत्पन्न करना भी नहीं, गैसों का तीव्र आदान प्रदान हो जाए, इसलिए पतली रहता है, पतली लेयर जलता रहा। देखिए फेफड़ों के सभी खंडों के विशिष्ट कार्य, इसको हम आगे बता देंगे, ठीक है ना, इसको आगे बता देंगे, क्योंकि इसमें जो है ना घाउज बाँझ दिया है, आगे हम पेज पे बता देते हैं। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? तो श्वास नली में जाने से एपिग्लोटिक्स रुकता है, ये नहीं होगा ना तो आपका श्वास नलिया में चल जाएगा खाना, समझ रहे हो, तब बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए। एपिग्लोटिक्स अगर सही से कार्य न करे तो क्या होगा? तो क्या होगा? भोजन श्वास नली में घुस जाएगा, सांस लेने में कठिनाई होगा, खांसी होगा, बार बार दम घुटने लगेगा, समझ रहे हो ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसका परिणाम क्या होगा? खांसी, तत्काल सांस फूलने, ये सब हो सकता है, मतलब। और ये जो एपिग्लोटिक्स बंद होता है ना तो श्वास नली बंद हो जाता है, भोजन नली खुलती है। श्वास नली बंद हो जाता है और भोजन नली खुलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एपिग्लोटिक्स का होना बहुत अच्छा है, नहीं तो ये जो भोजन नली है ना वो खुले रहेगा, श्वास नलिया जो है ना खुले रह जाएगा।
ये एक प्रकार से समझिए कि दरवाज़ा है, समझ रहे हो ना। जैसे दो घर का एगो दरवाज़ा होता है कि एगो घर खुलेगा तो एगो घर बंद होगा, तो उसी प्रकार ई है। एपिग्लोटिक्स, जब खाना खाइएगा तो श्वास नलिया बंद कर देगा, और जब खाना खा जाइएगा ना तो श्वास नलिया खोल देगा। तब मुँहों से सांस ले लेते हैं और नाकों से सांस ले लेते हैं, है ना। अब देखिए, श्वसन तंत्र में वायु फेफड़ों तक किस मार्ग से पहुंचती है? तो नासिका, आमाशय, फेफड़ा। आमाशय से जाएगा जी, आमाशय तो खाना जाता है, खाना आमाशय मतलब पेट, उसमें खाना जाता है। श्वास नली हृदय, हृदय मतलब हार्ट, इसमें जैबे नहीं करता है। मुख यकृत, ये तो लीवर का बात कर दिया। नासिका, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रोकाई, फेफड़ा। बात सही है, बात सही है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए, नासिका से फेफड़ों तक वायु किस मार्ग से पहुंचती है? तो अभी हमने बताया कि नासिका से प्रवेश करेगी, है ना, उसके जो बाल होते हैं छोटे छोटे वो शुद्ध करेगी, छानेगी। उसके बाद ग्रसनी में घुसता है, ग्रसनी में वायु मार्ग जब घुसता है ना, तो उसके बाद स्वर यंत्र तक जाता है। उसके बाद जो है ना, ध्वनि उत्पादन वहीं पे होता है, स्वर यंत्र पर ही होता है। वायु स्वर यंत्र से होकर गुजरती है। जैसे हम लोग कहते हैं, देखो सांस ले रहे हैं तो आवाज़ दे रहा है, तो श्वास ले रहे हैं तो आवाज़ दे रहा है, मतलब वो स्वर यंत्र से टकराया, देखो, तो वही बात कर रहा है। उसके बाद श्वास नली जो मुख्य भाग होता है, मुख्य मार्ग होता है, बुरकाई तक ले जाने का कार्य आपका श्वास नली ही करता है। उसके बाद जो है ना, बुरकाई तक जाता है। उसके बाद बुरकाई से दो भाग में बंट जाता है आपका फेफड़ा, और दो भाग में बंट जाता है। उसके बाद आपका आता है ये वायु कोश, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है ना। तो वायु कोश में जो है ना मेन काम होता है ऑक्सीजन का, वहीं से जो है ना ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। वो जो है ना क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर जो है ना वापस भेज देगा ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन। और वही अगर बाहर नहीं निकलता है तो हमारा पूरा शरीर विषैला हो जाएगा, और जब विषैला हो जाएगा ना तो हमारा जो है पूरी तरह से शरीर नष्ट हो जाएगा, हम जीने लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो आपका फेफड़ा है ना उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल के बच्चे हैं ना, क्या करते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उसका फेफड़ा जल्दी ख़राब होगा, आने वाला टाइम में मतलब बहुत परेशानी होगी। इसलिए अगर ये करते हैं बच्चे, आजकल के ट्रेंड है ये सब खासकर, तो छोड़ दे, ताकि आगे वाली जो है ना जनरेशन, आगे वाला जो है ना भविष्य सुरक्षित रहेगा, उसको नहीं करिए, ठीक है ना। क्योंकि फेफड़ा अगर नहीं रहेगा ना तो दम फूलेगा, सांस फूलेगा, आपका मतलब जीना हराम हो जाएगा। बुढ़ारी में तो आप खांस खांस के मर जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ है नहीं, आगे क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब जो है ना अगला जो है ना आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। बताइए कि फेफड़ा के दो भाग होते हैं और इस फेफड़े के दोनों भाग में कितने खंड होते हैं? बताइए, इस फेफड़े के दो भाग होते हैं, पहला, दूसरा, और इस दोनों भाग के कितने खंड होते हैं? बताइए, तब हम अगले वीडियो में इसका कार्य बता देंगे, ठीक है ना। पहले आप इसमें बताइए कि फेफड़े के खंड कितने होते हैं। चलिए, ये मत बता दीजिएगा 4, ठीक है ना, 4 मत बता दीजिएगा। 4 तो आपका हृदय का होता है, 4 किसका होता है? हृदय का होता है। दया लिंद, बाया लिंद, दया निलय, बाया निलय, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, गुड नाइट।